बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ किसी ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात का होता है। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने होते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं हमें। और हम आज कोशिश करेंगे दो चीज़ों पर बात करने की, क्योंकि जुमे का दिन हमने रखा होता है आपकी सहूलत के लिए किसी तबीब के साथ। तो आज हमारे साथ जो तबीब हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो लोगों को अच्छा खूबसूरत बनाने में है। वैसे तो अल्लाह ताला ने सारे लोगों को जो है वो हस्ब तौफीक जैसा बनाया है वो कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात होते हैं ज़िंदगी के, सेहत के, जिनके लिए आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए होता है। आजकल अगर आप गौर करें तो मेरे ख़्याल में मैं जिस इलाके में रहता हूँ इसका नाम है DHA लाहौर। तो DHA लाहौर के अगर मैं कुछ 7-8 फेज़ जो कि एक्टिव हैं इस वक्त उनमें देखूं तो आप कोई मार्केट ऐसी नहीं है जहां पे आप जाएं तो आपको ये नज़र ना आए कि यहाँ पे स्किन की ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। और इनमें से मेरे ख़्याल में ज़ाती तौर पे 80% जो क्लिनिक्स हैं वो डॉक्टर्स की नहीं है। स्किन की ट्रीटमेंट्स हो रही हैं लेकिन वो क्लिनिक्स जो है वो डॉक्टर्स की नहीं है, वो स्पाज हैं या इनको लाउंज का नाम लोगों ने दे दिया हुआ है। ये बुनियादी तौर पे ब्यूटी पार्लर है, लेकिन यहाँ पे जाना और वो ट्रीटमेंट करानी जो कि स्पेसिफ़िकली किसी डॉक्टर को जजमेंट के बाद देनी चाहिए, ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका अभी तक जवाब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट भी कानून के ज़रिए नहीं दे पा रही। मैं भी कोशिश कर रहे हूँ, लेकिन जब भी आप किसी ऐसी क्लिनिक पे जाएं जहाँ पे कि आपने अपनी स्किन की ट्रीटमेंट लेनी है या एस्थेटिक्स की ट्रीटमेंट लेनी है, तो मेक श्योर कि आपका ताल्लुक़, आपका राब्ता जो है वो एक डॉक्टर से हो, एक डॉक्टर से हो। ये डॉक्टर वो नहीं है जैसे हर शख्स अपने साथ प्रोफेसर का नाम लिख के तो चक्कर चला लेता है, नहीं, वाकई डॉक्टर हूँ। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि तसल्ली दिल के लिए अपनी रिसेप्शंस पे, अपनी क्लिनिक्स पे अपनी डिग्रीज जो हैं वो डिस्प्ले करके रखते हैं ताकि लोगों को पता चले, आने वालों को, कि जनाब हम क्वालिफाइड लोग हैं, हम वो हुक्स नहीं हैं जहाँ पे आप पहले बाल कटवाने जाते थे, आज आप वहाँ पे एस्थेटिक्स के लिए जाते हैं। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अरीज खालिद तुम्हारे साथ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो बातें सच हैं, बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से क्वैक्स जो हैं उन्होंने एस्थेटिक्स का काम, ये बड़ा इन है और ये दुनिया जहान में है। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना, दुनिया जहान में है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था जर्मनी की, जर्मनी के अंदर एक PRP जो है फेस का वो 400 यूरो का है, 400 यूरो का है। दैट्स अ वेरी बिग कॉस्ट। और वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम वो डिस्कस कर रहे थे कि ये काम करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए, क्योंकि आपने स्किन के अंदर जाना है। Exactly. तो स्किन के अंदर जाने के लिए आपको एक हजाम की या हेयर ड्रेसर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो सिलसिला अभी एस्थेटिक्स का बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, इसमें एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं PRP, कि PRP करना है, जो बालों का PRP करना है, फेस का PRP करना है। ये PRP है क्या चीज़, पहले तो ये बताइए। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा तो खून होता है आपका अपना, अपने ब्लड से जो आपका वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आप कह लें कि कुदरती हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा। कि आपके जहाँ भी जिस्म में चोट लगती है तो आपके अपने वाइट ब्लड सेल्स आते हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए। अच्छा। तो हम उस साइंस को इस्तेमाल करते हैं कि आपके ब्लड को हम लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, एक मशीन होती है, उसमें RBCs नीचे बैठ जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। और वो रिच होते हैं आपके प्लेटलेट्स, उनको ले लेते, उनको हम इंजेक्शन में भर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इंजेक्शन में ले लेते हैं। और उसके बाद अगर आपके हेयर में, तो यूजुअली वो इंजेक्ट हो रहे होते हैं। फेस पे डिपेंड करता है कि आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं और बाज़ दफ़ा ये होता है ऊपर ड्रॉप करते हुए हम सिर्फ माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप एंटी एजिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी फाइन लाइंस बेहतर हो जाएं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर ड्रॉप करते हुए माइक्रो नीडलिंग करना भी काफ़ी होता है। ठीक। डॉक्टर साहब, PRP के साथ जब लोग ऐसे करवा रहे होते हैं तो मैंने बहुत से ऐसे इश्तहार देखे जिनमें कि लिखा होता है कि PRP के साथ हम विटामिन्स भी ऐड कर रहे हैं, बायोटिन ऐड कर रहे हैं। ये चीज़ें भी होती हैं, इससे फ़ायदा भी होता है। उसके साथ नहीं आपको मिक्स करना होता, ठीक है। अदरवाइज़ ये कि वो प्लाज्मा की क्वालिटी आप ख़राब कर रहे हैं, ये अलग से करना, आप अलग से मतलब एक और किसी इंजेक्शन में लेके सेम आप टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप मतलब उसमें सेम इंजेक्शन में फिल नहीं करेंगे। ठीक है, दे शुड बी सेपरेटेड।
ठीक है। ठीक, ये डॉक्टर साहब किस एज ग्रुप के लिए ये ज़रूरी है या किन प्रॉब्लम्स के लिए ये ज़रूरी है कि पीआरपी करा लिया जाए? अच्छा, पीआरपी देखिए, अगर जिस तरह छोटी बच्चियां होती हैं और आमतौर पर उनको एक्नी निकल आती है और उसके बाद उसके खड्डे, हाँ, और उसके खड्डे या निशान रह जाते हैं, तो वो आप अगर फ़र्ज़ कर लें 16-17 साल की भी बच्ची है तो जितना वो जल्दी करवा लेगी उसके जो स्कार्स हैं वो फिलअप हो जाते हैं। अरे हाँ, वो परमानेंट नहीं रहते। अच्छा। जितना वो डिले करेगी तो फिर हम बेहतर कर पाते हैं, वो ख़त्म नहीं कर पाते। अगर पिंपल्स निकल आए चेहरे के ऊपर तो पीआरपी किया जा सकती है? एक्टिव एक्नी पे बिल्कुल नहीं। और ये केसेस हमारे पास आते हैं क्योंकि देखिए एक्टिव एक्नी पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पस और आपकी वो दूसरे बैक्टीरिया भी मौजूद है, तो जब आप उनको पंक्चर करेंगे तो आप पूरे फेस पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो पहले आपने उसको ठीक करना है, यस, उसके बाद करेंगे। और ये हमारे मेरे पास बहुत ज़्यादा केस आते हैं कि जी कहीं से ख़राब करवा लिया, कि जी थोड़ी सी एक्नी थी, ऊपर माइक्रो नीडलिंग करवा ली पीआरपी के साथ बेशक, और अब वो पूरे मुंह पे फैली हुई है। तो आपने एक्टिव एक्नी में, कोई आपको डॉक्टर भी कह रहा है तो आपने एक्टिव एक्नी में नहीं करवाना। खत्म हो जाए तो फिर आप करवाएंगे। चेहरे के अगर डेंट हो मेरी तरह तो आप पीआरपी करा के इनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी माथे के ऊपर लाइनें हैं, आपकी स्माइल की क्रो लाइंस भी आपके आप होती हैं, अगर आपके हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं? नहीं ठीक होती। नहीं, जो रिंकल्स है उसको प्लाज्मा नहीं ठीक कर सकता। ताड़ी खैर हुए, इश्तहार गलत पढ़ा है मैंने। अच्छा, ये नहीं ठीक होता। नहीं। मैं तंजीला से बात कर लूँ फिर ये जवाब देता हूँ। जी तंजीला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा बेटा। सर मैं बड़ी देर से 2-3 साल से कोशिश कर रही थी फ़ोन मिलाने का। आज जरा टॉपिक से आपके हट के बात है, मगर मेरी बात सुन लीजिएगा सर। जी तंजीला, हुक्म कीजिए। सर 2-3 साल हो गए हैं, बिल्कुल ही हम जीरो पे आ गए हैं। मकान भी बिक गया हम लोगों का, काम भी मेरे शोहर का छूट गया है। तो मोहम्मद वकास नाम। अच्छा, कॉल आपकी चली गई है वक्त तंजीला, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। आपने इतने सालों बाद कॉल भी की तो वो कॉल भी आपकी ड्रॉप हो गई तंजीला। अगर आप फ़ोन पे सुन रही हैं तो आपकी मियाँ का मैंने नाम सुन लिया। आप अपने मियाँ से कहिए कि वो सूरह इखलास पढ़ा करें, और एक अल्लाह का नाम है या ज़ल जलाले वल इकराम, या ज़ल जलाले वल इकराम। इसे ज़ुल जलाल नहीं पढ़ना क्योंकि हदीस में ज़ल जलाल है, इसके हिस्से को ज़ल जलाले वल इकराम ही पढ़ना है, और सूरह इखलास, ये दोनों चीज़ें पढ़ा करें। और आप अपने घर में सूरह रहमान लगा कर सुना करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए आसानी करे और बरकत करे। आप कह रही हैं कि क्रो लाइंस वगैरह जो होती हैं और डीप लाइंस ये नहीं जाती हैं पीआरपी से? नहीं, आपकी फाइन लाइंस चली जाती हैं जो बहुत हल्की बारीक सी लाइंस होती हैं। वैसे भी आमतौर पे प्लाज्मा की जो क्वालिटी होती है वो 40 के बाद ज़रा ख़राब होना शुरू हो जाती है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब ये प्लाज्मा पीआरपी कराना भी यंग लोगों के लिए है? यस यस। हाँ, और अदरवाइज यूर हेल्दी, ठीक है, तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए आपको हार्ट की कंडीशंस हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके प्लाज्मा की क्वालिटी अच्छी नहीं, आपको 10 तरह की बीमारियां हैं, तो उसमें आपके प्लाज्मा की डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। फिर हमारे पास और मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं कि फिर हमें उससे अब आगे चलना है। आगे चलते हैं। अब मैं पहले कॉलर ले लूँ फिर आगे चलते हैं जनाब। आगे के लिए भी मेरे पास एक सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हुक्म कीजिए। जी मैं सबा बात कर रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनका नाम अशर है। अच्छा। उनका जो है क्या कहते हैं, अक्सर गर्मियों में ना ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं हाथ पैरों पे। गर्मियों में? जी गर्मियों में। अभी उन्होंने डॉक्टर को रिसेंटली दिखाया था तो वो ये कह रहे थे पानी में तेल मिला के लगाएं, लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर कि ये बिल्कुल सही नहीं होंगे, ये आपके रहेंगे। काले निशान पड़ जाते हैं हाथों पे और पैरों पे, और वो भी सिर्फ गर्मियों में? पूरे जिस्म पर? पूरे जिस्म पर या हाथों और पाँव पे? जी पूरे जिस्म पर। ये काले निशान से मतलब क्या है? डॉट्स हैं? जी मैंने इनको अभी मना भी किया था। मैंने कहा अभी हम जैसे बच्चों के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो कोई टैबलेट यूज नहीं करने। क्या किया था मना आपने? समझ नहीं आई बेटा, आपने क्या मना किया था खामन को? मैंने जैसे है ना अभी हम लोग बच्चों के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो मैंने उनको मना किया है कि अभी कोई टैबलेट वगैरह इस तरह यूज ना करें। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा। वो कंसीविंग के लिए बेसिकली वो अच्छा आप वो कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हैं? हाँ तो वो अच्छा तो उसमें उन्होंने मना किया है। ठीक, फिर तो अगली बात मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मैं इस तरह इनको टैबलेट को यूज करने के लिए कह दूं या नहीं। अच्छा मेरा आपको बहुत शुक्रिया भी अदा करना है, इतने अरसे बाद मेरे आपकी कॉल लगी है। सलामत रहिए बेटा। मुझे आप जो है अपना कोई पर्सनल नंबर दे रहे हैं, मुझे आपसे बहुत अपने थोड़े मसले डिस्कस करने हैं। बेटा पर्सनल नंबर टेलीविजन पे तो देने से मैं कासिर हूँ, मेरी माजरत कबूल कर लें।
क्योंकि मैं शादी से पहले बचपन से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, अब शादी हो गई, अब इतना अर्सा 10 साल शादी को हो गए मेरे। अच्छा। तो इस वजह से मैं कह रही बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल लगी है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने मेरा बेटा फ़ोन रखते ना और टेलीविज़न पे सुनने, और सब सवाल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बेसिकली वो ये है कि उनके जिस्म के ऊपर गर्मियों में निशान पड़ जाते हैं काले, ठीक है। अब वो कोई मेडिसिन, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी ट्रीटमेंट ले रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो क्या कोई मेडिसिन उनके हस्बैंड को इसके लिए लेनी चाहिए, ट्रॉपिकल या खाने के? ट्रॉपिकल तो ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। वो बंदियों में होता है मसला, बंदों में ऐसा कोई नहीं। जब ड्यूरिंग आप लगी ऐसे प्रोसीजर चल रहा हो, लेकिन देखिए अब ब्लैक स्पॉट्स की जब आप बात करते हैं ना, तो इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, मतलब उसमें ब्लैक स्पॉट्स भी हो सकते हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड का लेवल बहुत ज़्यादा है। यही मैं कह रही थी कि वहाँ पे फंगस भी हो सकता है, क्योंकि कराची में आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो कह रही है गर्मियों में होता है, तो वो भी एक वजह हो सकती है, ठीक है। सोराइसिस भी हो सकता है कि हाँ, तो डॉक्टर साहब ने उनको एक मशवरा दिया पानी और तेल मिला के। ये पानी और तेल मिलता कैसे है? फिर वो सोराइसिस होगा, यस, वो फिर वही, क्योंकि जब हमारे पास आते हैं लोग और वही जब ये हमें कहानी सुनाते हैं तेल और पानी और वो सरसों का तेल और पानी, तो वो यूजुअली यही होता है, वो नीचे सोराइसिस के ऊपर लगा रहे होते हैं। सोराइसिस के लिए ट्रॉपिकल ऊपर लगाने के लिए चीज़ चाहिए या खाने के लिए भी? खाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन अभी तो हम डेफिनेटली अवॉइड करेंगे इस कंडीशन के अंदर कि जब उनका दूसरा, क्योंकि कोई मेडिसिन की इंटरेक्शन ना हो जाए, तो इट्स बेटर कि जब तक वो अपना वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ओरल पे ना आए। लेकिन ट्रॉपिकली आप उसको जितना ज़्यादा, मतलब लाइक पेट्रोलियम जेलीज होती हैं जो, वो आप जितना ज़्यादा उसको रखेंगे और साफ़ रखेंगे उतना बेहतर है। गीला नहीं आपने रहने देना, नमी नहीं होनी चाहिए, और वो भी कराची में। और ना बस इस वक्त आपने ये इस पे जो खाने की चीज़ है वो खामंद को ना मेरे ख्याल में अभी दें जब तक कि आप कंसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिकल से मतलब है जो आपने स्किन के ऊपर चीज़ें लगानी हैं वो आप लगा सकते हैं। सोराइसिस एक्सपेक्टेड है कि ये होगा, उसके लिए जेल्स मिलती हैं वो लगा लें, और अपने आप को साफ़ रखें, और अपने आप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राई रखें। ये मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन ज़ाहिर है आपको यही करना पड़ेगा। आप फरमा रही हैं कि क्वालिटी ऑफ PRP जो है वो रिड्यूस हो जाती है आफ्टर 40। इसका मतलब ये हुआ कि 25 और 40 के दरमियान में जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे और बच्चियों को आते हैं उसके लिए वो PRP करवा सकती हैं या करवाना चाहिए? लेकिन देखिए अब उसमें भी जब बच्चियाँ ख़ास तौर पे आती हैं तो उसमें मैं कहती हूँ, क्योंकि ख़वातीन में ये मसला और बच्चियों में होता है कि आप एक CBC करवा लें, कि अगर आपके आयरन लेवल लो है, यस, आपके अगर आयरन लेवल लो हैं और आपका प्लेटलेट काउंट नहीं अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपके नहीं अच्छा काम करेगी, तो बेहतर होता है कि आप करवा लें। अदरवाइज ये ब्लड अच्छा होगा तो PRP भी अच्छा होगा। हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है, क्योंकि हम कर ही वही रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। खैर अगर आप क्वालिफाइड बंदे से करवाएं, अब कुछ ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं कि जिसमें मतलब रीयूज़ नीडल कर दी गई तो उससे मसले हो गए। और फिर यहाँ ये कि प्लाज्मा की बहुत सस्ती मशीनें मिलती हैं जो प्लाज्मा ड्रॉ करने के लिए, सेंट्रीफ्यूग मशीन, उससे भी अच्छा प्लाज्मा नहीं निकलता, क्योंकि एक्चुअली जो राउंड पर मिनट है RPM उसका, जो मशीन जिस पे वो रोटेट करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको प्लाज्मा का बनाने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने मिनट आपने कितने RPM पे चलाया है। ये बहुत प्लाज्मा अच्छा नहीं बना फिर भी खराब है डेफिनेटली। फिर ये कि आपको नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगा, यस, फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जनाब पता ही चला कि ये जो आपके स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों के, वैसे आजकल तो लड़कों के भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो 25 से 40 साल की उम्र में तक भी आप अपना PRP करा सकते हैं। मैं हमेशा ये समझता था कि ये लेटर एज के लिए बेहतर है, लेकिन लेटर एज में क्योंकि ब्लड की क्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है, आपको मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो भी है उससे कम अगर हो रही है तो आपकी क्वालिटी ऑफ ब्लड कम होने की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ प्लाज्मा भी कम हो रहा है। सो वो नफ़ा नहीं होगा लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये पता चली है अभी कि वो जो डार्क लाइन्स है, जैसे क्रो लाइन्स पड़ती हैं या स्माइल करने से जो लाइन्स डेवलप हो जाती हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो नहीं जाती हैं। अब मैंने अगली दफ़ा आके पूछना है कि उनका अगर जाना ठहर जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा। कॉलर है आयशा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, मुझे डॉक्टर साहिबा से 2-3 सवालात करने हैं। वो ये कि लाइपोसक्शन के हवाले हमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वो कहते हैं कि लाइपोसक्शन जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं। तो एक तो मुझे ये जानना था कि अगर मैं लाइपोसक्शन करवाऊँ
तो उसके क्या फायदा होगा और वजन कब तक वापस नहीं आएगा, एक बात। दूसरा मैं ये जानना चाह रही थी कि जो जिस्म के अंदर फैट मौजूद है, क्या उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है या इन्फेक्शन सिर्फ ऑर्गन में होती है? लाइपोसक्शन से नहीं, ये लाइपोसक्शन से अलग एक सवाल है कि क्या फैट इन्फेक्शन हो सकती है बॉडी में? ये आपने अच्छा खासा गूगल पढ़ा है, मतलब चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल किया। चैट जीपीटी का आपने सही इस्तेमाल किया जी डॉक्टर साहब। ये दो सवाल अलग अलग। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले उन्होंने पहले दूसरे का दे दें। फैट दूसरे नहीं, उसमें चांसेस नहीं हो, नहीं फैट में। अब देखिए ओवरऑल आपकी बॉडी में हो सकती है ना इन्फेक्शन, लेकिन ये कि फैट में पर्टिकुलरली फैट में नहीं होती है। अच्छा, आपकी स्पेसेस में हो जाती है, जो आपके डिफरेंट लाइक आपके फेस में कुछ स्पेसेस बनी होती है उनमें हो जाती है, लेकिन ये कि आपके फैट में यूजुअली फैट की बॉडी का उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। नहीं हो जाए और घुल जाए तो और क्या चाहिए। ये तो दुआ करनी चाहिए। फैट को तो दुआ है कि इसे होए इन्फेक्शन, वो तो हिलता नहीं है। क्या बात है, तो उसमें कहाँ इन्फेक्शन बेचारी ने आके घुसना है, उसको तो जगह ही नहीं मिलती। क्या है लाइपो? मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि जिस तरह आप किसी चीज़ में इंजेक्शन डाल के सुई के साथ पानी बाहर निकाल सकते हैं, इसी तरह आप एक नीडल डाल के जिस्म में से फैट को बाहर निकाल सकते हैं। ये ऐसा ही है? थोड़ा सा आप करीब हैं। अच्छा, उसमें लाइपोसक्शन बेसिकली कन्वेंशनल जो होती है तकरीबन हर जगह पे वो होती है, उसके अंदर भी यही होता है कि फैट को तोड़ा जाता है, अच्छा, ठीक है, और उसके बाद उसको सक करके बाहर निकाल लिया जाता है मशीन से। मशीन ये नीडल होती है लंबी हाँ, से? उसमें नीडल होती है। और उसके बाद जो हम कर रहे हैं बेसिकली, जो मैं कर रही हूँ वो वेजर लाइपोसक्शन है। उसमें ये वेजर, इससे क्या मतलब? VASER। इस पे मशीन में वाइब्रेशन होती है प्लस लेजर रेज होती हैं। अच्छा, तो V जो है ना वो वाइब्रेशन से लिया गया और बाकी एजर जो है वो लेजर से लिया गया। तो उसमें वो एग्रेसिवनेस नहीं होती है जो आपकी कन्वेंशनल लाइपो में होती है, यानी कि हमें हाथ मार रहे हैं तो वो नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अंदर वो फैट मशीन आपकी पिघला रही होती है, हम बहुत जेंटली कर रहे होते हैं। दूसरा हम जो कर रहे होते हैं वो होश में कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें आप बेहोश नहीं होते और सिर्फ उतनी जगह हम सुन करते हैं जहां से हमने फैट निकालना है। इट्स अ वॉक इन प्रोसीजर। आप यानी कि वॉक इन से मतलब है आप आए हैं, आप करवाएं और खुद ही पैरों पर चल के जाएंगे, कॉफी पिए और जाएं। हाँ, मीनवाइल भी आप पीते रहें। सब आम तौर पे ये जो फैट निकालना है ये थाई से निकाला जाता है, बैक से निकाला जाता है और स्टमक से निकाला जाता है। हाँ, उसमें अपर आर्म्स भी हैं, चिन भी है, चिन से भी निकाला जा सकता है। हाँ, और उसके अलावा यहाँ पे बफेलो हम्प बन जाता है कुछ लोगों का, जो बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं, उससे भी निकाला जाता है। यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से से हाँ फैट निकाला जा सकता है। अगर ये निकालने वाले को एनाटॉमी पता है तो वो कहीं से भी निकाल सकता है। जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो जहाँ से वो सुई डाली जाती है वहाँ पे स्टिच लगता है? नहीं, वैसे जो कन्वेंशनल में लोग लगाते हैं, लेकिन हम वेजर में नहीं लगाते। वेजर में नहीं लगता। वो बहुत छोटा सा, जितना पानी पीने वाला स्ट्रॉ होता है उतना वो होता है, वो 3rd डे तक खुद ही बंद भी हो गया होता है। ठीक, और डीप बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर साहब कितना फैट निकाला जा सकता है एक वक्त में? देखिए, एक तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेट किस वेट पे आप आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हमें करनी होती है। हम क्लेंस फार्मूला के थ्रू, एक इंटरनेशनल आप कह लें अप्रूव्ड फार्मूला है, उसके थ्रू ही हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं और एक कैलकुलेट कर रहे होते हैं साथ कि आपका फैट कितना निकाला जा सकता है। यूजुअली 3 to 4 kg, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मुझे लोग आके बता रहे होते हैं कि जी हमारे फलाने रिश्तेदार ने किसी फलाने डॉक्टर से निकलवाया और 7 kg निकलवा लिया, 9 kg निकलवा लिया। नहीं, आपको निकलवाना एक वक्त में 3 to 4 kg से ऊपर नहीं जाना आपको। इसका मतलब लाइपोसक्शन अगर करवानी हो तो उसके कई सेशंस होंगे। हम देखिए सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर कि पेशेंट उसके लिए है भी या नहीं। ठीक है, अगर एक बंदा अब 150 kg पे आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब ये कि देखिए मैं उसका मैक्सिमम जो निकालूंगी, हम पेट के 2 सेशन कर सकते हैं एक वक्त पे, कि आपने डिवाइड कर दिया कि अपर पोर्शन कर दिया, लोअर कर दिया, और जहां से आपने एक दफ़ा कर दिया 6 महीने से पहले आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं 150 किलो के बंदे को 7-8 kg से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये लाइपो बुनियादी तौर पे अगर मैं समझूं तो ये मोटापे को कम करने के लिए नहीं हो सकता। ये इंसान अगर शेप में सारा सा थोड़ा सा डीफिगर हो जाए तो उसके लिए हो सकता है। स्टबन फैट के लिए कि आप कहते हैं कि जी मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए या मैंने वेट भी कम कर लिया है, लेकिन ये एक खास पर्टिकुलर एरिया है कि क्योंकि आपके जेनेटिक्स में है कि वहाँ फैट इकट्ठा होता है, या आपके जिस तरह आमतौर पे खवातीन में C सेक्शन के बाद हो जाता है कि उसको मम्मी पाउच कहते हैं कि वो नीचे लोअर एब्डोमेन पे,
वो आपका नहीं जा रहा, उसके लिए किया जाता है। इससे वजन कम नहीं होता, ये वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, ये फैट लॉस है। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है कि दो चीज़ें डिफरेंट अच्छा है। एक वो खातून ने ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया था, उसने कहा कि ये कितने अरसे तक रहता है, ये दोबारा भी आ जाता है? मैं कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, ये क्वेश्चन आपने रखना है। जी अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद। जी 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 बेटा, मेरे दो सवाल हैं। जी जी बेटा। तो ये है डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी। मेरी एज तो 52 जी, लेकिन मेरे चेहरे पे इस तरह की झुर्रियां पड़ गई हुई हैं कि मैं तकरीबन 80 की लगती हूँ। तो मेरी इतनी सेंसिटिव हो गई है ना जल्द, हाथ नहीं लगा सकती। हाथ लगाऊं तो मेरी आप धूप में ज्यादा बैठती थी? नहीं, कुछ भी नहीं करती थी। कोई क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल की हो मिक्स? कोई क्रीम्स वगैरह जवानी में ज्यादा इस्तेमाल कर ली हो? मैं और बताने लगी ना कि एक मैंने ना कि लोकल से आज से कुछ 20 साल पहले मैंने फेशियल करवाया था, उसके बाद मेरे साथ होना शुरू हो गया। अब मैं ना कोई देसी टोटका ना कोई मैं क्रीम इस्तेमाल कर सकती हूँ, सिवाय पानी के मैं कोई चीज नहीं अपने चेहरे पे यूज कर सकती। अगर आप लगाती हैं, फर्ज कीजिए कि आप कोई मॉइस्चराइजर लगाती हैं, तो क्या होता है? एलर्जी होती है? मेरा कलर बहुत ज्यादा काला स्याह हो जाता है और झुर्रियां ज्यादा हो जाती है। ओ तड़ी खैर हो गई। अच्छा 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 अच्छा। एज क्या है? एज आपकी 52 है? जी 52 है। और ये रहती कहाँ पे? आप कहाँ पे रहती बेटा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में, ठीक है। बात पूछनी और नहीं, आप मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, वो कहते हैं कि आपको धूप से एलर्जी है, लेकिन मुझे एक जरा सारा फर्क नहीं पड़ता और ये दिन ब दिन बढ़ती है। और कोलेजन तो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है मेरे चेहरे से। कोलेजन खत्म हो गया? 52 में वैसे कोलेजन कम तो हो जाता है। अच्छा, धूप से एलर्जी होती है? ये रेड होती है स्किन आपकी? जब धूप में आप जाते हैं तो आपकी स्किन रेड होती है? नहीं, रेड नहीं होती, जलन होती है। जलन होती है। मैं चूल्हे के आगे जा सकती हूँ। कभी भी कोई क्रीम्स इस्तेमाल नहीं किया आपने, कोई गोरा होने के लिए? करती हूँ, नहीं पहले नहीं करती। मेरा कलर बहुत अच्छा था, फेयर था, मुझे जरूरत ही नहीं थी। जब से ये हुआ है इससे मेरा कलर जल गया, मेरी जिल्द ऐसे जैसे काली रंग का चेहरा। और ये कब से है? ये तो 15 साल से है। ठीक है। आप और मैंने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाया है, किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रीटमेंट से क्या मतलब है? कोई लेजर ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया? नहीं, ये जो होते हैं ना स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे मैं बहुत ज्यादा इलाज करवाया। ठीक, क्या इलाज क्या उन्होंने किया है? इलाज क्या किया उन्होंने? मुझे क्रीमें देते थे और साबुन कि इससे अपने चेहरा धोना है, ये रात को लगानी है। हाँ। बस, और ये दिन को सन ब्लॉक लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरा फर्क है कि जरा भी नहीं पड़ रहा ना। कोई होता है ना, किसी डॉक्टर से मैं जाऊँ तो मुझे नहीं। सन ब्लॉक कितना अर्सा हो गया आपको लगाते हुए? अब तो मैंने छोड़ दिया, कोई 1 महीना तो नहीं हो गया। मैं कुछ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि जब भी मैं लगाती हूँ तो उल्टा मेरा कलर बहुत ज्यादा काला होता है। ठीक है। दिस इज वेरी रेयर। वैसे खाली पानी से मैं धो लेती हूँ, बस वजू करती हूँ तो वही बस होता है। ठीक। मैं साफ भी नहीं कर सकती टॉवल से ना, मैं बस अच्छा टिश्यू से थोड़ा सा। आपकी फैमिली में और किसी को है ऐसे आगे बच्चों में या इस तरह? नहीं, किसी को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सबके चेहरे माशाल्लाह सही है। ठीक है। और आपको हाथों पे भी इस तरह की कैफियत महसूस होती है, सिर्फ चेहरे पे? नहीं, हाथों में कभी कभी होते हैं जलन, लेकिन ठीक है, बाकी नहीं। शुगर, ब्लड प्रेशर कोई? जलन होती है ना तो मेरा दिल घबराता है, जब मेरे चेहरे पे हीट होता है ना मेरा चेहरा। डॉक्टर साहब पूछ रही हैं आपको डायबिटीज या कोई और चीज तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सारा। ठीक। पिछले कोई 2 माह पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपका फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर है जी। आप किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? नहीं, ये हो सकता है कोई क्रीम से होगी हो तो उसकी वजह से, बाकी डाइट्स किसी चीज से खाने से भी हो सकता है? नहीं कुछ नहीं। ठीक। आप फोन रख दीजिएगा और टेलीविजन पे आप सुनिएगा ताकि अगली कॉल आ सके। मेरा दूसरा सवाल जी कि मेरी बेटी है, उसकी अब उम्र 28 साल हो गई है, तो रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन काम नहीं बनता। नाम क्या बेटी का? कुरातुलैन, सईदा कुरातुलैन। तो मेरा नाम है नुसरत मुबीन। नुसरत मुबीन, कुरातुलैन तस्बीह पढ़ लेगी? कुरातुलैन तस्बीह पढ़ लेगी?
पढ़ती है माशाल्लाह से, नमाज पढ़ती है, कुरान मैं तस्बीह की बात कर, तस्बीह अगर मैं दूंगा तो वो पढ़ लेगी। उसे कहिएगा 2 तस्बीह हाथ पढ़े, एक पढ़े या वली या वाली, और एक पढ़े हस्बनल्लाह व नेमल वकील। हस्बनल्लाह व नेमल वकील, ये इसने 450 दफ़ा पढ़नी है 40 दिन के लिए, एक ही जगह बैठ के एक ही वक्त में, और नीयत ये करके कि अल्लाह ताला मेरे लिए रिश्ते में आसानी करे। हस्बनल्लाह व नेमल वकील 40 दिन पढ़नी है, 450 दफ़ा एक ही जगह बैठ के। इसमें इसने कोई वक्फ़ा नहीं करना, अपने दिनों में भी इसने इस पर कोई वक्फ़ा नहीं करना। अल्लाह ताला 40 दिनों में ही अच्छी खबर दे देगा। जमशेद है फैसलाबाद से जी, अस्सलाम वालेकुम जमशेद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा बेटा जी बिलाल भाई, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। हुक्म। मेरा पेट बहुत बड़ा है, 120 केजी मेरा वेट है, और मैं पेट अपना कम करना चाह रहा हूँ। उम्र कितनी है आपकी जमशेद? उम्र मेरी 45। आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी है सर 6.25 फुट। 6.25 फुट आपकी हाइट है, और 100 कितना बताया आपने वजन अपना? 120 केजी। 120 केजी जी। ये काफ़ी वजन है माशाल्लाह ताला। और पेट ढलका हुआ है आगे? जी, आगे से ढलका हुआ है। ब्लड प्रेशर या शुगर? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोई ऐसी चीज़? नहीं, शुगर है। कंट्रोल है? शुगर है जी, शुगर कंट्रोल है। क्या लेते हो, इंसुलिन लेते हो या दवाई लेते हो, क्या करते हो? टैबलेट लेता हूँ। टैबलेट लेते हो। खाने से परहेज भी करते हो कि नहीं? जी जी, परहेज भी करता हूँ, लेकिन कभी नहीं भी होता। एक्सरसाइज कभी की? एक्सरसाइज कभी जिंदगी में की हो इत्तफाकन? हाँ, वॉक कभी कभी कर लेता हूँ, वॉक हल्की फुल्की बस। हल्की फुल्की, थके ना बंदा, पसीना भी ना आए। ओ भाई, पसीना आना चाहिए, थकावट होनी चाहिए। हल्की फुल्की वॉक क्या होती है? जी जी। हाँ, तो कल मैं चला गया शाम तक कहीं अपनी, अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। कल मेरी बेगम ने कहा कि वॉक करते हैं चल के। मैंने कहा चलें वॉक करें जाके, जूते पहन के तैयार होके चले गए। भाई उसको उसके साथ चलना मुश्किल हो गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे से ज़्यादा फिट है, क्योंकि वो जिम जाती है, वो वॉक करती है। हाँ। जो नहीं करता तो वो बंदा भाई फारिग हो जाता है। ये करनी है वॉक, और ये वॉक जो है ना, ये इतनी करनी है कि हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाए। इतनी ये हल्की फुल्की थोड़ी होती है। वो मुझे याद आया, हमारा एक दोस्त है, अल्लाह ताला उसकी बीवी को जन्नत नसीब करी, गुड़िया भाभी हमारी। खाने का बड़ा शौक़ था ना उसको, तो वो हमें एक दिन नाश्ते पे लेके गई, क्या कहते हैं, लक्ष्मी चौक। तो वहाँ से जाके हमने सुबह नाश्ता किया। वो आपको पता है, देसी मुर्गी का, नान का, चने का, हलवे का सारा कर के। तो जब पेट बहुत भर गए तो उसने कहा मेरे ख्याल में बिलाल भाई अब थोड़ी सी ना हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खा लिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहती गेम खेलते हैं चल के। मैंने कहा चलें। लॉरेंस गार्डन पास था, तो लॉरेंस गार्डन में जाके ना उसने चादर बिछाई। हम 4 फैमिलीज़ थी, तो चारों लोग बैठ गए 4 कोनों के ऊपर। उसने दरमियान में लूडो रखती, तो कहती है लूडो खेलते। तो बेटा ये आपने गुड़िया भाभी नहीं बनना, आपने एक्सरसाइज करनी है, पसीना आए, उसमें से दिल की धड़कन तेज़ हो, पता चले कि मैंने वॉक की है। डॉक्टर साहब 45 की एज में पेट ढलक जाना लाइपो का केस बनता है? कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब क्योंकि अब अगर इनको हम कहेंगे कि आप हिल लें, तो क्योंकि ये खुद हल्के फुल्के नहीं है, तो हल्की फुल्की वॉक से तो हिला भी नहीं जाना। तो इनको हम इनका आसान करने के लिए यस हम कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर पेट है तो 2 ही सेशन होंगे, और उसके बाद हिलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वरना वापस आ जाएगा। वहाँ वापस ना भी आए तो कहीं और आ जाएगा। देखिए वहाँ से तो फैट के सेल चले जाते हैं, लेकिन हम 100% नहीं निकाल सकते। उसके बाद अगर आप सपोज 20-30 kg बढ़ा लेते हैं, तो वहाँ के बचे हुए सेल्स भी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं। सही। तो आपने हिलना है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप टमी टक करवा लें, आप लाइपोसक्शन करवा लें, आप पूरा मैदा कटवा लें, सब कुछ कर लें। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो इनमें से किसी चीज़ को मत सोचें।
वक्फे पे जाना है जनाब। दो बातें जहन में रखिएगा कि लाइपो आप ज़रूर करवा लीजिएगा, लेकिन लाइपो करानी तो उसको मेंटेन करना जो है वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन एक्सरसाइजेस जो हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो यकीन कीजिए कि फ़ेसबुक पे ऐसी ऐसी एक्सरसाइज देखता हूँ, हमारे आजकल के नौजवान डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो बिस्तर पर लेटे लेटे इंसान कर सकता है। अगर वो भी नहीं करनी मेरी तरह तो फिर अल्लाह के हवाले। कल मेरी एक खातून से बात हुई कंसेप्शन के ऊपर, क्योंकि उसका प्रॉब्लम था। उसने कहा कि मेरा खावन 250 kg का था, 250 kg, तो बड़ी मुश्किल से उसका टमी टक कराया, वो जो स्टेपल कर देते ना स्टमक को, वो कहती है 200 पे आ गया। खाना नहीं छोड़ा मुल्तान में रहने वालों ने, और वो फिर 250 पे चला गया। भाईजान आप जो मर्ज़ी करा लें, आखिर जो है ना मुकदमा वो आना है यहाँ हाथ और मुंह के दरमियान में। इसको आपको काबू करना है। वो लोग जो कि इस तरह के प्रॉब्लम में हैं, जिनके के पेट लटक गए हैं या कुछ ऐसी जगहें जो कि मोटी हो गई हैं, जिसको कि हम कहते हैं स्टिफ फैट या स्टबन फैट हो गया, वो लाइपो करा सकते हैं। लाइपो की एज क्या होनी चाहिए, किस एज में आप कराना चाहिए, किस एज में नहीं कराना चाहिए? वापस आइए, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर साहब के पास सवाल ये भी मैंने छोड़ना है कि जो लोग, जो ख़वातीन IVF करवाना चाह रही होती हैं, उनके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो डॉक्टर साहब देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अपना वज़न रिड्यूस करें। इस वज़न रिड्यूस करने में क्या लाइपोसक्शन उनकी मदद कर सकता है? लेकिन पहले कॉलर लूँगा, फिर इस सवाल का जवाब लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अली, बिस्मिल्लाह, हुक्म। कौन बात क्या हाल है? बड़ी मुश्किल आपसे रास्ता होता है, जब हो जाता है तो फिर आपसे बात करें। मेरे ना जिस्म पे ना थोड़े थोड़े फोड़े बनते हैं, थोड़े थोड़े मौके जिनको कहते हैं, मौके होते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, ये काफी बड़ा हो गया। अच्छा, आपको डायबिटीज़ है? डायबिटीज भी है डॉक्टर साहब। तो बस ये डायबिटीज़ के पेशेंट जो होता है ना, इसका मतलब आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी कंट्रोल है। मैं वैसे मैं जब भी चेक करता हूँ वैसे सही आती है। HbA1c कब करवाया था? HbA1c कितना आता है आपका? हाँ जी, वो जो 6 महीने का टेस्ट होता है वो करवाते हैं? हाँ मैं करवाता हूँ, 6 महीने बाद मैं करवाता हूँ, लेकिन बिल्कुल सही आता है जी। कितना आता है? मेरे पास लिखा ही है, मैं अभी तो मेरे पास पड़ा है, तो लेकिन वैसे नॉर्मल ही होता है। 7 से ज्यादा आता है, 7 से कम आता है? 7 से सही आता है, 7 के करीब आता है। हाँ जी। हाँ, और ये फैमिली में किसी और को भी है? आपकी फैमिली में और भी है ये मामला? हाँ मामला है, लेकिन नहीं, हाँ था, लेकिन फैमिली में था। और इसके अलावा डॉक्टर साहब मैंने ना बाईपास ही अभी कराया डॉक्टर अस्पताल से, लाहौर से। अच्छा, तो वो मैं जब मैं कराया ना, उसी पे उन्होंने ऐसा कट लगाया, तो उसी पे वो मोटा सा थोड़ा सा ना ऊपर हो गया, उभरने लग गया बाहर को। अच्छा, हाँ जी। आपकी बिलाल भाई मुझे वो ना खारिश होती है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 59 है। 59? ब्लड थिनर्स भी ले रहे हैं? ब्लड थिनर वगैरह लेते हो? नहीं, कोई नहीं लेता हैं? ये क्या बात हुई? नहीं, डॉक्टर ने नहीं बताया आपको? नहीं, कुछ बताया तो नहीं। मैंने वैसे दवाई लेता हूँ, जो वो बताई थी उन्होंने थोड़ी बहुत ब्लड वाली, वो मैं खाता हूँ। मुझे ख्याल है दी होगी, इनको आइडिया नहीं होगा। आपको आइडिया नहीं होगा। ब्लड थिनर तो डॉक्टर साहब ने आपको ज़रूर दिया होगा, और वो आपको लेना भी चाहिए। अच्छा, जब इनको आपको चोट लगती है कभी भी, तो उस पे जो आप कह लें कि निशान पड़ता है, वो उभरा हुआ बनता है? नहीं, उभरा नहीं होता, वैसे होता सीधा ही। सीधा ही होता है। और ये जो आप कह रहे हैं, उन्होंने मौका काटा था आपका? हाँ जी, मोटा। अच्छा, उसके बाद वो दोबारा उभर गया है? हाँ जी, उभर गया। कितनी देर हुई है? मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा। वो टांग पे सही है बिलाल भाई, टांग पे बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऊपर है ना जिल्द पे, ऊपर है मसला। ओके, आप फ़ोन रख देना और टेलीविज़न पे सुनना। डॉक्टर साहब ये मौके जो है ये तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को निकलते हैं, और इवन जेनेटिकल भी होते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि फैमिली में है तो। लेकिन आजकल इनको वो पेन्स नहीं मिलते निकाल। हाँ, उसमें हम तो खैर अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सोल्यूशन भी होता है जो आपको आराम से मिल जाता है ऑन द काउंटर। अच्छा। और आप वहाँ से उनसे वो कह सकते हैं कि जी वॉट्स के लिए हमें दे दें। ज़ाहिर है मैं नाम तो यहाँ नहीं ले सकती, लेकिन वो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। वो आप कुछ दिन लगाते रहते हैं, सिर्फ पर्टिकुलरली मौकों की जगह पे कॉटन बड के साथ। आपने बाकी
ही इर्द गिर्द की स्किन पे नहीं लगाना उसे, और वो कुछ दिनों में झड़ जाता है। हाँ। झड़ जाता है। तो ये दोबारा भी हो जाते हैं डॉक्टर साहब? यस, दोबारा भी हो जाते हैं। उसी जगह पे या और जगह पे? आमतौर पे ये कि उस जगह पे भी निकल सकता है और जगहों पर भी, क्योंकि जिन लोगों में टेंडेंसी होती है उनका ये हम मतलब ओवरऑल ख़त्म नहीं कर सकते। बस यही है कि जो निकले उसको ख़त्म कर दिया जाए बस। हाय, और ये जो बता रहे हैं कि इस एज में इनकी हो चुकी है, ओपन हार्ट भी हो चुका है, तो डायबिटीज़ तो कंट्रोल करने के बगैर कोई इलाज? बिल्कुल, इसीलिए मेरे ख्याल में कट लगाना या उसको लेज़र के थ्रू करना मैं ऐसे पेशेंट में रेकमेंड नहीं करूँगी, और क्योंकि इनको आइडिया नहीं होगा, ये डेफिनेटली ब्लड थिनर्स पे होंगे ही होंगे, तो वो सोल्यूशन बेस्ट है, क्योंकि उसमें कोई ब्लीडिंग या इस तरह का मामला नहीं होगा। ठीक है। तो हम जो पेन मिलते हैं इसको खत्म करने के लिए बाजार में या ऑनलाइन, वो ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें भी ब्लड काटना नहीं चाहिए, धागे से काटना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए वो डायबिटिक है और मुझे जहाँ तक आइडिया हुआ है कि उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी नीचे सिचुएशन कैसी है। मतलब वो यही कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये कि उनको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता। डायबिटिक पेशेंट में और ख़ास तौर पर जब ब्लड थिनर पे देखिए, एक तो अगर ब्लड थिनर पे तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो उसकी वजह से आप पैनिक कर सकते हैं घर में कि अब हम इसको क्या करें। दूसरा ये कि अगर शुगर अनकंट्रोल है तो वो ज़ख्म नहीं भरेगा, तो वो सोल्यूशन एक आप जब लगा लेते हैं तो उसमें ना ब्लीडिंग होती है और ना ही उसमें जो है ना वो उस तरह से ज़ख्म बनता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दिनों में हो जाता है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, राबिया बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम राबिया, हुक्म। जी, मैं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुक्म कीजिए बेटा। जी, मेरे दो बेटे हैं, एक की उम्र 18 साल है और एक की 21 साल है। आपकी तबीयत ठीक है राबिया? नहीं, तबीयत तो ठीक नहीं है मेरी। तो आप आराम फरमाएं, आप पहली बार टेलीविज़न बंद कर दें। नहीं, पहले आप मेरे मसला सुन जी, सुनाइए मुझे बेटा। उर्दू ज्यादा नहीं आती। जी जी। उन दोनों के माथे के बाल बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, मेरे बेटों के। बेटों के माथे के बाल कम हो रहे हैं? हाँ। इसका क्या मतलब है? सर के बाल कम हो रहे हैं, ठीक। हाँ, गिर रहे हैं उसके बाल। अच्छा, कितनी उम्र है बेटों की राबिया? एक की 18 साल है, एक की 21 साल है। अच्छा, ये ख़ानदानी है ऐसा आपके अंदर, या इन ये दो बच्चे अलग से हैं कुछ इस मामले में? नहीं, मेरे भाइयों की है इस तरह का मसला। आप यानी कि मामू में भी ऐसा मसला है? हाँ, और बाबा की तरफ से नहीं है। बाबा की तरफ? तो फिर तो बेटा कोई परेशानी की बात ही नहीं है, जेनेटिकल है। लेकिन ये पीआरपी करवा के रोक डिले कर सकते हैं इसको। अभी एक अच्छा टाइम है जिस पे आप इसको। आपके शहर में राबिया? ये कैसे? पेशावर में। डॉक्टर साहब की बात सुनिएगा जरा। खुश्की तो नहीं है? खुश्की है मगर ज्यादा नहीं है, मैं तो कहती हूँ। खुश्की है लेकिन ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक तो ये भी वजह है, जहाँ खुश्की होगी वहाँ आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता। और दूसरा ये कि ये जिस तरह यंग बच्चे हैं तो इनमें पीआरपी बहुत अच्छा काम करेगी, तो इनको बेहतर है कि आप करवाना शुरू करें पीआरपी कराना। हाँ, ये लेकिन जहन में रखें कि जब तक आप इसके साथ एफर्ट करते रहेंगे तो ये हेयर फॉल कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जेनेटिकल है, हम जीन्स नहीं किसी की चेंज कर लेकिन पीआरपी करवाते रहना पड़ेगा। हाँ, और एक वक्त आएगा कि जब इनको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, तो वो बेहतर ये है कि जब आपका डोनर एरिया जब तक अच्छा है, यानी कि 30 साल, हाँ 30 साल के करीब जो है ना आप करवा लें। तो बेटा अभी तो फिलहाल राबिया आपके बच्चों को एडवाइस ये है कि वो पीआरपी करवाएं, और जब तक उनका डोनर एरिया अच्छा है, डोनर एरिया पीछे वाले जहाँ से कि वो बाल लेने हैं, चाहे थोड़ी भी है तो इलाज अच्छा है, तब से वो ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। लेकिन खुश्की का इलाज जो है वो भी कराना पड़ेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता आपने ज़रूर रखना है। सना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुतुब सर बात कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह, हुक्म। जी सर, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, मैं कुछ आपसे बात कर सकती हूँ? जी फरमाइए बेटा। सर, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है, मैंने बहुत जगह इलाज करवाया। बेशक आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे कॉल मेरी अभी लगी है। अच्छा सना, ये बताइए कि आपने जो इलाज करवाया होगा 10 साल में वो क्या है? वो जो है, मैंने अल्लाह का शुक्र है मेरे और हस्बैंड दोनों की हमने रिपोर्टें करवाई थी, बिल्कुल सही है। 2 से 3 साल पहले मैंने कंसीव भी किया था, लेकिन वो मिसकैरेज हो गया था 3 महीने पहले के, ग्रोथ नहीं हो पा रही। अभी मैं रूहानी भी दिखा रही हूँ, वो मुझे बता रहे हैं कि आप रूहानी करवाएं, आपके घर के नीचे कुछ मसले मसाइल हैं।
तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं? जी मैं आपको बिल्कुल गाइड कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि जिन्होंने कहा है कि आपके घर के नीचे मसले मसाइल हैं, अगर आप उनके पास जाती रहेंगी तो फिर ये प्रॉब्लम इसी तरह रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप जो ये फरमा रही हैं कि आपके और हस्बैंड के रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, ये मेरी नज़र में एब्सोल्युटली गलत बात है। तीसरी चीज़ ये कि आपको हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं और आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जो है वो कंसल्टेशन के साथ ही आगे चलना पड़ेगा। चौथी मेरा मशवरा आपको ये है कि आप जिस अब एज ब्रैकेट में जा रही हैं, आपके पास बहुत छोटी विंडो है कि आप फौरी तौर पे IVF की तरफ जाइए। ये 4 मशवरे हैं आपके लिए। वज़न कितना है? वज़न कुछ बता सकती हो अपना कितना है? मेरा वज़न मतलब इतनी मोटी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ मैं, दुबली पतली सी मुझे अंदर। बेटा हर मोटा इंसान अपने आप को नॉर्मल समझता है। कितना वजन, हाइट कितनी और वेट कितना है? 5'6" है हाइट, तो 5'6" है मेरी। हाँ, और वजन मुझे मेडिकल रिपोर्ट में देख के बताना पड़ेगा। घर में मशीन नहीं रखते? मैं इतनी मुश्किल से सर आपकी कॉल लगी है। मैं आपसे ये भी मालूम करना चाह रही थी कि मेरे जो शौहर हैं उनमें तो कोई हम लोग पे कोई असरात? खुदा का नाम है, कोई असरात नहीं है। अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ। मैंने तुम्हें बताया कि तू प्रॉब्लम है और IVF की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या खुल के बात करूं मेरे बेटा? अगर आपने इसको जादू टूना समझना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर साहबा ना बैठी होती, कोई आमिल बैठा होता तो मैं खामोश रहता। वो फिर आपको अमलियात का इलाज बता देते। नहीं है कोई मामला ना। अगर कोई हो तो मुझे कहने में क्या एतराज़ हो सकता है? इसलिए अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। वो डॉक्टर साहब जो पहले मैं बात आपसे कह रहा था कि अगर प्रेगनेंसी लेनी हो तो वज़न जो है IVF से पहले लाइपो से कम करना अच्छी बात हो सकती है। हाँ, क्योंकि अगर आपका वज़न नहीं लाइक जो चर्बी है, क्योंकि अगर पेट के ऊपर आपका वज़न भी ठीक है, आप सही ब्रैकेट में फॉल करें, आपका BMI भी ठीक है, लेकिन आपकी सिर्फ पेट के ऊपर चर्बी है तो आप कंसीव नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पास खुद गायनेकोलॉजिस्ट रेफ़र करती हैं और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट जो मंथ था उसमें 3 जगहों से मिठाइयाँ खाई कि हमारी 3 पेशेंट्स, हमारी एक पेशेंट थी जिसका 2 दफ़ा IVF फेलियर हो गया था। उसके बाद हमने उसकी लाइपोसक्शन की, उसका हमने फिर वज़न भी गिरवाया और वो मुझे कहती है मैंने IVF की तरफ जाना है और उसको मैंने कहा भी रुक जाओ। अच्छा, वो पैसे जमा करवाई थी, उसने नेक्स्ट वीक जाना था और उसको अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली उसने कंसीव कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बात जो है ना ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारी लड़कियों के लिए जो कि IVF की तरफ जाना चाहती हैं। अगर आपका बॉडी मास रेशो जो है वो ठीक भी है लेकिन पेट आपका बड़ा हुआ है तो आपके लिए कंसीव करना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। उन लोगों के लिए लाइपोसक्शन जो है वो आइडियल है। डॉक्टर साहब से बात करते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि इन चीज़ों के साथ ये ऐसी बात होती है। जुमे का दिन ऐसा होता है कि आपको लगता है ऐसा, जी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक इन्फॉर्मेटिव क्लास हो रही है और वो क्लास का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये सहूलत जो आपको मीडिया की तरफ से मिलती है, यकीन कीजिए ये इतनी ज़्यादा बड़ी सहूलत है कि दुनिया में जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि आपके पास कंसल्टेंट्स आते हैं और आपकी कॉल्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिर्फ हदिये के तौर पे अल्लाह की रज़ा के लिए आपको मशवरा जेन्युइनली सही देते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखे।